देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो देखो हम लोग का मटेरियल तो कंप्लीट हो ही गया है, जैसे कि मैंने बोला था कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस बाकी है वो बता देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आज कुछ नहीं होगा शायद, मतलब ज्यादा कुछ करने का आज नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट देखो थ्योरी में पढ़ा था कुछ लॉसेस कितने तरीके का होता है उसमें, जैसे कि स्पॉइलेज, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम, वेस्टेज, ऑब्सोलेसेंस, ऐसे अलग अलग टर्म्स पढ़े थे। बिल्स ऑफ मटेरियल पढ़ा और मटेरियल रिक्विजिशन नोट पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे बीन कार्ड और स्टोर लेजर। ठीक है, बीन कार्ड और स्टोर लेजर में डिफरेंस क्या होता है पहले देख लेते हैं कि दोनों चीज होता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, डिफरेंस लिखाने से क्या होता है ना, उससे हम लोग बाकी आंसर्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन बीन कार्ड एंड स्टोर लेजर। ठीक है, जिसमें से स्टोर लेजर जो है, स्टोर लेजर हम लोगों ने किया, ठीक है, अलग अलग मेथड से किया, जैसे कि फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, बेस स्टॉक मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, अलग अलग मेथड से किया। ठीक है, और हम लोगों ने बिन कार्ड जो है इसके बारे में कुछ मैंने नहीं बताया। बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड भी जो है स्टोर में ही रखा हुआ होता है, लेकिन बिन कार्ड और स्टोर लेजर में फर्क ये होता है कि बिन कार्ड में कैलकुलेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का होता है, मटेरियल के क्वांटिटी का। बिन कार्ड नॉर्मली हम लोग कहाँ देखने को मिलता है, अगर कोई तुम लोग मेडिकल शॉप में जाके मेडिसिन परचेस करते हो तो वहां पर देख सकते हो कि जो जैसे रैक रैक में या फिर जो भी फर्नीचर है, मतलब एक्चुअली फर्नीचर मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो भी मतलब बॉक्सेस रखा हुआ है ना, चाहे किसी के पास अलमारी हो या फिर अलमीरा हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो वहां पर जो बॉक्सेस रखा हुआ रहता है जिसके अंदर मेडिसिन रखा हुआ रहता है, ठीक है, रैक वगैरह में, तो वो मेडिसिन, हर एक मेडिसिन के ऊपर देखोगे एक जो है ऐसे टैग लगा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब टैग ऐसे लगा हुआ है या रोल भी किया हुआ होता है कभी कभी, वहां पर क्या लिखा हुआ रहता है, वहां पर लिखा हुआ रहता है कि इस कंटेनर में, ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है इसमें, ये टैग देख के ही पता चल जाता है कौन सा मेडिसिन है। मतलब वो लोग ना खोल के नहीं देखते, देखोगे तुम लोग ध्यान से तो वो टैग लिखा हुआ रहता है कितना मेडिसिन है, वो देख के बोल भी देते हैं कि आगे ऑर्डर करना है कि नहीं, मतलब और भी परचेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब कितना स्टॉक बचा हुआ है उस मेडिसिन का। ठीक है, और क्या कितने रेट वाला है, क्या मतलब कम है ज्यादा है, तो ये सब देख के बता देते हैं। तो ये जो टैग लगा हुआ है ना, मतलब एक पर्ची लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिन कार्ड बोलते हैं। ठीक है, बिन कार्ड बोलते हैं जहां पर सिर्फ क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है। और स्टोर लेजर में क्या होता है, क्वांटिटी के साथ साथ हम लोग को अमाउंट भी मिल जाता है। ठीक है, क्वांटिटी के साथ साथ हम लोग को अमाउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बिन कार्ड जो है, यहाँ पर लिखते हैं बिन कार्ड और स्टोर लेजर का डिफरेंस। बिन कार्ड और स्टोर लेजर, ठीक है, तो बिन कार्ड कहाँ पर रहता है, स्टोर में रहता है। ठीक है, इसे मेंटेन कौन करता है, स्टोर कीपर। तो इट इज मेंटेन्ड, it is maintained by the store keeper in the store। ठीक है, स्टोर में इसे स्टोर कीपर मेंटेन करते हैं। और ये कौन मेंटेन करता है, स्टोर लेजर, ये मेंटेन करता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। क्यों, देखो अकाउंटिंग जो लोग करते हैं ना, तो उनके पास क्या होता है, स्किल्ड होते हैं वो, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है कैलकुलेशन करने का। मतलब 5 रुपए 5 किलो 10 रुपए वाला मेटेरियल, तो ये 50 रुपीज हो रहा है, ये कैलकुलेशन जो है स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। ठीक है, जो अनस्किल्ड वगैरह होते हैं ना, सिर्फ स्टोर कीपर जो होते हैं उतने एडुकेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर उनके लिए ये सब कैलकुलेशन उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, स्टोर कीपर के लिए क्या दिया जाता है, आप सिर्फ क्वांटिटी देखो कि कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया। ठीक है, आपको अमाउंट का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होता है, नॉर्मली स्टोर कीपर के ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। लेकिन स्टोर लेजर जो हम लोग बना रहे थे, ठीक है, ये कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मेंटेन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग
डिपार्टमेंट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसे मेंटेन करते हैं। सेकंड लिखेंगे, इट कंटेन्स ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, मतलब कितना मटेरियल आया, ये लोग भी रखते हैं, ये चीज ये लोग भी रखते हैं, लेकिन देखो कितना मटेरियल आया क्वांटिटी में सिर्फ देखते हैं, मतलब कितना यूनिट आया, कितना यूनिट हम लोगों ने इशू कर दिया, कितना रिटर्न आया, ठीक है, रिटर्न टू स्टोर, बस इसी का कैलकुलेशन रखते हैं। अमाउंट से इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो अमाउंट कॉलम हम लोग बनाते हैं ना, ये सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये तीनों चीज मेंटेन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, it contains information both in quantity and वैल्यू। वैल्यू मतलब वही अमाउंट, क्वांटिटी इनटू रेट करने पे जो वैल्यू आता है उसका भी कैलकुलेशन रहता है। ये हम लोग को पता है, जब हम लोगों ने स्टोर लेजर बनाए अलग अलग मेथड से, तो वहां पर हम लोगों ने यही चीज फॉलो किया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ये क्या बोल रहा है, जैसे जब भी मान लो ये मेडिसिन, यहाँ पर एक जो है कंटेनर है जहां पर मेडिसिन है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 5 मेडिसिन थे, ठीक है, और भी 2 मेडिसिन परचेस हो गया, तो साथ ही साथ वो पर्चे में क्या होता है, वो चीज अपडेट कर दिया जाता है जब भी मेडिसिन आया या गया। जैसे हम मेडिसिन का एग्जाम्पल ले रहे थे, वैसे ही जब भी स्टॉक आता है या जाता है, ऑन दैट मोमेंट ही क्या होता है, एंट्री कर दिया जाता है, ठीक है, बिन कार्ड को अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, स्टोर लेजर में क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो जाएगा, फिर स्टोर से ये डिटेल्स पहुंचेगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास, फिर उसके बाद वो लोग उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, बिन कार्ड से तो उनको डिटेल्स मिल ही जाता है, फिर उससे रेट लगा के फिर वो लोग अपना जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट से रेट मंगा लिया, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज पोस्टेड आफ्टर आफ्टर द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑकर्ड हो गया उसके बाद ही वो रिकॉर्ड होता है। जैसे देखो नॉर्मली जब तुम लोग अकाउंट्स करते हो तो उसमें क्या होता है, पहले जर्नल होता है, फिर क्या होता है, फिर लेजर पोस्टिंग होता है ना। पहले हम लोग सारे बिल जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री करते हैं, जो भी परचेज सेल हुआ है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीजों को पीरियोडिकली करते हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, साथ ही साथ नहीं होता है स्टोर लेजर का काम, वो बिन कार्ड में होता है कि ऑन दैट मोमेंट ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ, मतलब जैसे ही स्टॉक आउटफ्लो हुआ उसका अपडेट कर दो, जैसे ही स्टॉक इनफ्लो हुआ उसका अपडेट कर दो। बट यहाँ पर हमेशा ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाने के बाद जो है पोस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 4th नंबर पे, ईच ट्रांजैक्शन ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, हर एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली पोस्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, समराइज्ड वे में भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन में बी समराइज्ड एंड देन पोस्टेड, ठीक है। समराइज करके भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन पोस्ट होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डू नॉट appear in बिन कार्ड,
इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अगर होता है वो बिन कार्ड में अपियर नहीं होता है, उसका रीजन है इंटर डिपार्टमेंट मतलब मान लो दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट में जो है स्टोर से जो है रॉ मटेरियल सप्लाई होता है, ठीक है। तो अब मान लो ए डिपार्टमेंट में सप्लाई हुआ, फिर ए ने अपना रॉ मटेरियल बी को ट्रांसफर किया, बी को सेम रॉ मटेरियल का जरूरत था जो ए के पास था, तो बी ने स्टोर से नहीं लेके ए के पास से ले लिया, यानी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसका एंट्री जो है क्या बोलते हैं उसे, बिन कार्ड में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिन कार्ड में स्टॉक इनफ्लो और आउटफ्लो का ही होगा, तो ऑलरेडी ए को आउटफ्लो हो चुका है स्टॉक, अब वो अगर बी में जा रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग बिन कार्ड में होना जरूरी नहीं है, बिन कार्ड में नहीं होता है। लेकिन हाँ, स्टोर लेजर में करना पड़ता है, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो बी डिपार्टमेंट में जो भी फिनिश गुड्स बन रहा है उसका कॉस्ट को सही तरीके से कैलकुलेट करने के लिए इसका रिकॉर्डिंग जो है स्टोर लेजर पे, मतलब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू another another job are recorded for कॉस्टिंग पर्पस, ताकि ये पता चले कि कहाँ कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगा है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही काफी हम लोग का बिन कार्ड और जो है स्टोर लेजर के अंदर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमें कौन सा वाला थ्योरी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिन कार्ड और स्टोर लेजर हो गया। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा लीफो के बारे में, ठीक है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज क्या है लीफो मेथड का यूज करने का, एक्सप्लेन द एडवांटेज दैट वुड occur in using LIFO method of pricing for the valuation of raw material stock, ठीक है। अच्छा देखो, तो इसमें देखो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं लीफो में क्या होता है। लीफो का मतलब क्या है? लीफो का मतलब हम लोग को पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई रॉ मटेरियल एक्स है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, 1 अप्रैल में परचेज हुआ है,
अब देखो तो, अब आवाज आ रहा है देखो। और अच्छा, और স্ক্রিনটা এখনো শেয়ার করিনি পরে। अब देखो स्क्रीन। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है। ओ, स्टार्ट है, चलो ठीक है। बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसी वजह से ऐसा हो गया। अच्छा, अच्छा देखो तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लिफो मेथड जो है उसका हाँ, এইটা লিখেছি, এইটা না এটা হয়ে গেছে তাহলে যেটা লিফোটা শুরু এইটা করছে এইটা মানে ইয়ে থেকে ডিসকাউন্ট করতে এটা হয়ে গেছে না হ্যাঁ, বাস এইটাই লিখেছি, হ্যাঁ এই আর কিছু কোশ্চেন ঠিক আর কিছু লিখিনি। अच्छा तो देखो हम लोग अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये तुम लोग को पता है, ये नया कुछ नहीं है, बस हम तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि लीफो का एडवांटेज क्या है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लीफो मेथड फॉलो किया, इसी वजह से हम लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो इस रेट पे हुआ। ठीक है, ये कौन सा रेट है, ये मतलब ओल्ड रेट बोल सकते हैं, ये करंट रेट है, क्योंकि देखो जब नेक्स्ट टाइम खरीदा तो लेटेस्ट प्राइस, ये लेटेस्ट प्राइस है और ये उससे कम लेटेस्ट है ना, मतलब ये ओल्ड प्राइस हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो लीफो मेथड और फीफो मेथड में क्या होता है, सपोज हम लोगों ने ये रॉ मटेरियल यूज करके जो स्टॉक बेचा उसको मान लो हम लोगों ने बेच दिया है 40,000 रुपीज में। ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि हम लोगों ने इस रॉ मटेरियल को यूज करके जो स्टॉक बनाया उसको हम लोगों ने 40,000 में बेच दिया। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर प्राइसिंग का सिस्टम क्या है, देखो 10 के बाद 15 आ गया, मतलब प्राइसिंग का सिस्टम जो है ये हाई है, मतलब इन्फ्लेशन है, मतलब प्राइस जो है ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग लीफो फॉलो कर रहे हैं तो लीफो के हिसाब से हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब या फिर बोल सकते हैं जो कॉस्ट इनकट हुआ रॉ मटेरियल पे, वो कितना हुआ, वो हो गया हम लोगों का, ये देखो 30,000। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इशू प्राइस कितना माना, हाँ मानते हैं कि रॉ मटेरियल के अलावा भी काफी सारे एलिमेंट लगते हैं फिनिश गुड्स को बनने के लिए, लेकिन एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमारा सिर्फ 30,000 ही खर्चा हो रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल का। तो लीफो मेथड में हम लोग जो रॉ मटेरियल बना रहे, सॉरी जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं उस पे हमारा खर्चा कितना आ रहा है 30,000, और उसको हम लोगों ने सेल कितने में कर दिया 40,000 में। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया 10,000। ठीक है, अगर इसी को हम लोग फीफो में करते, ठीक है, अगर इसी को हम लोग फीफो में करते तो हमारा कॉस्ट कितना होता, हम दोनों चीज को कंबाइनली समझा देते। वैसे क्वेश्चन तो मैंने लीफो का ही लिया है, फीफो का जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, अभी जब हम लिखवाएंगे ना उसमें सारा चीज लिखवा देंगे, लेकिन एक बार बता देते। देखो अगर हम लोग फीफो में करते तो हम लोग इशू कैसे करते, जब हम लोग इशू करते तब हम लोग ये वाला प्राइस लेते, अगर हम लोग फीफो फॉलो करते, सपोज अगर हम लोग फीफो फॉलो करते और इशू करते तो ये वाला प्राइस होता, तब उसमें इशू प्राइस हम लोग का कितना होता 2,000 इंटू 10 यानी कि 20,000। ठीक है, तो ये हम लोग का फीफो के केस में हो जाता 2,000 इंटू 10 यानी कि 20,000 हो जाता। उस केस में हम लोग का प्रॉफिट कितना होता 40 माइनस 20 यानी कि 20,000 हो जाता। ठीक है, प्रॉफिट हम लोग का 20,000 हो जाता। अगर हम लोग टैक्स के रेस्पेक्ट में देखें तो इसमें हमें टैक्स जो है कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, लेकिन इसमें हमें क्या होगा टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जो है दोनों चीज को कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोग लीफो फॉलो करते हैं अपने रॉ मटेरियल इशू के लिए तो हम लोगों का प्रॉफिट जो है क्या होगा, कम होगा। अगर राइजिंग प्राइस सिचुएशन है, ये भी चीज हमें ध्यान रखना है, राइजिंग प्राइस, ये देखो 10 से 15 हो गया, अगर राइजिंग प्राइस सिचुएशन है तब ये होगा। अगर राइजिंग नहीं होके उल्टा है, मतलब प्राइस कम हो रहा है, जो कि मार्केट में नॉर्मली बहुत ही कम देखने को मिलता है, फिर भी अगर कम हो रहा है तो फिर ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम राइजिंग प्राइस से ही बता रहे, तो राइजिंग प्राइस जब भी होगा तो अगर हम लोग लीफो फॉलो कर रहे हैं, चाहे प्राइस राइज कर रहा हो चाहे प्राइस फॉल कर रहा हो, अगर लीफो फॉलो कर रहे हैं तो हमारा मटेरियल मतलब हम लोग का जो फिनिश गुड्स बन के रेडी होगा ना वो हमेशा लेटेस्ट प्राइस दिखाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट वाला जो होता है वही लेटेस्ट प्राइस होता है, उसी प्राइस पे हमारा स्टॉक का जो है वैल्यूएशन, मतलब स्टॉक का नहीं, उसी प्राइस पे हमारा जो है रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा जो हम लोग इशू कर रहे हैं, और जो
पुराना प्राइस है उस पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, जबकि फीफो में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। फीफो में हमारे ओल्ड प्राइस में जो है मेटेरियल बन के रेडी होंगे, मतलब मेटेरियल का प्राइस जो है जो इशू हुआ वो ओल्ड प्राइस में दिखेगा और लेटेस्ट प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इसका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार लिखते हैं। देखो यहाँ पर कैसे होगा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं। देखो जो चीज अभी समझाया उसी को लिखेंगे हम, इसी के बेसिस पे आंसर लिख रहे हैं जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मेटेरियल ये रॉ मेटेरियल को वैल्यू करने को ले लो, चाहे लीफो लो, कुछ भी, ठीक है। विच इज बेस्ड ऑन एजम्पशन that the items purchased at last are the first to be issued। जो लास्ट में परचेज हुआ है वो फर्स्ट इशू होना चाहिए, तभी तो होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे दस अंडर दिस मेथड प्राइस ऑफ द लास्ट बैच और लॉट, मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज जो हुआ, प्रोड्यूस नहीं, सॉरी, रॉ मटेरियल परचेज जो हुआ है उसका जो लास्ट बैच, मतलब लास्ट जो रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, चाहे बैच में हो चाहे लॉट में हो, ठीक है, is used for is used for pricing raw material issues until it is exhausted। मतलब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर इट इज अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को वैल्यूएशन करने का एक मेथड होता है लीफो, पता है हम लोग को, विच इज बेस्ड ऑन एजम्पशन, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है दैट द आइटम्स परचेज एट लास्ट, जो आइटम लास्ट में परचेज होगा, आर द फर्स्ट टू बी इशूड। जब इशू का बारी आएगा, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने 3 आइटम लिया, ए उसके बाद बी उसके बाद सी, फिर हमें इशू करना है तो सबसे पहले सी इशू होगा, ठीक है। अब जितना क्वांटिटी है उसके हिसाब से, ठीक है, अगर हमें 2000 इशू करना है और एसी में पूरा पूरा 2000 है तो पूरा 2000 ही इशू हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर आर द फर्स्ट टू बी इशू, दस अंडर दिस मेथड प्राइस ऑफ द लास्ट बैच और लॉट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल इशूज, मतलब अब इसका प्राइस जो है, अगर ये 10 रुपए पर किलो पे खरीदा गया तो इशू का प्राइस भी 10 रुपए पर किलो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लीफो फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसी वजह से। अंटिल इट इज एग्जॉस्टेड, मतलब जब तक ये खत्म नहीं होता है। अब मान लो हम लोग को इशू करना है 2500, तब क्या करेंगे, तब ये सी वाला 2000 ले लेंगे इंटू 10, ये हो जाएगा 20,000, और यहाँ पर मान लो है 1000, तो यहाँ से फिर 500 लेना पड़ेगा, और इसका जो रेट होगा उतना रेट, जैसे मान लो इसका रेट अगर है 7 रुपीज तो हमें वही वाला रेट लेना पड़ेगा। तो ये वही बता रहा है जिस जिस प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार जस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि मेथड क्या है। अब इसी बेसिस को फॉलो करके तुम लोग फीफो के लिए भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, सेम इसी तरीके से होगा। अच्छा, अब इसका एडवांटेज हम लोग देखेंगे। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है कि जो हम लोग का मतलब फिनिश गुड्स बन के रेडी होगा उसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो लेटेस्ट प्राइस को शो करता है, ठीक है, लेटेस्ट प्राइस को शो करता है, क्योंकि लास्ट में जो प्राइस हम लोगों ने देके रॉ मटेरियल खरीदा है वही सबसे पहले इशू होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स
प्रोड्यूस, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उस पे जो कॉस्ट लग रहा है, डिपेंड अपॉन द लेटेस्ट मार्केट प्राइस, thereby matching cost of production with सेल्स रेवेन्यू। समझाते हैं ये क्या लिखा है मैंने। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब रॉ मटेरियल इशू क्यों कर रहे हैं, कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना है, इसीलिए फिर उस गुड्स का, जो गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पे कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना लेबर। तो फिलहाल तो हम लोग रॉ मटेरियल का ही बात कर रहे हैं। तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द लेटेस्ट मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट मार्केट प्राइस पे ही तो हम लोग जो है रॉ मटेरियल को इशू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट वाला रॉ मटेरियल इशू कर रहे हैं लीफो में, तो फिर लेटेस्ट मार्केट प्राइस ही तो इन्वॉल्व हो रहा है ना। इसी वजह से यहाँ पर ये वाला बात बोला गया है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैच देयर वाई, इसी वजह से मैचिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद सेल्स रेवेन्यू। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स रेवेन्यू को अच्छी तरह से मैचअप कर पाता है, ठीक है। क्योंकि देखो लॉजिकल है, अगर मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस 15 हो रहा है और अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोग जो है मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग जो है लेटेस्ट प्राइस यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमारे सेल्स रेवेन्यू के साथ जो है मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों का मैचिंग जो है सही नहीं होगा, क्योंकि सेल्स तो हम लोग आज के मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, जबकि जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस है वो प्रीवियस कॉस्ट प्राइस पे हो जाएगा अगर हम लोग फीफो करते हैं। लेकिन लीफो में क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि अगर हम लोग लीफो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट कॉस्ट का यूज कर रहे हैं, तो सेल्स और कॉस्ट का जो मतलब कंसेप्ट है, मतलब जो मैचिंग कंसेप्ट है वो सही होता है, ठीक है। मैच सही होता है, मतलब ओल्ड प्राइस के साथ लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट, क्योंकि सेल्स प्राइस तो लेटेस्ट प्राइस पे होगा, जो मार्केट रेट चल रहा है उसी पे बेचना पड़ेगा आज के डेट पे। तो कॉस्ट भी अगर मार्केट लेटेस्ट मार्केट प्राइस पे होगा तो कॉस्ट और रेवेन्यू का मैचिंग सही सही होता है। तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस, जो कि मैंने एग्जांपल में भी लिया हुआ है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अनड्यू हाई profit in income statement as it was disclosed under FIFO और एवरेज प्रॉफिट मेथड। FIFO और एवरेज मेथड लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट नहीं, वो मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। एवरेज मतलब सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज का बात हो रहा है, तो एवरेज मेथड। प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर LIFO मेथड is lower as the cost of production takes into account the rising trend of material prices। देखो क्या लिखा है मैंने, ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस, जिसका मैंने एग्जांपल भी लिया कि प्राइस 10 से 15 हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल देखो 10 से 15 हो गया, तो जब प्राइस जो है
बढ़ रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अनड्यू हाई प्रॉफिट इन इनकम स्टेटमेंट एज इट वाज डिस्क्लोज्ड अंडर फीफो। फीफो में जैसे हाई प्रॉफिट दिख जाता है, इसमें नहीं दिखेगा अगर राइजिंग प्राइस सिचुएशन है, जो भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया। देखो, लीफो में प्रॉफिट आया 10,000, फीफो में आया 20,000, ठीक है। तो अगर प्राइस मतलब इन्फ्लेशन चल रहा है, प्राइस चीजों का मतलब रॉ मटेरियल का बढ़ता ही जा रहा है, तो उस केस में लीफो जो है सही सही प्रॉफिट दिखाता है, जबकि फीफो जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाता है। तो यहाँ पर वही बोला है, फीफो के तरह लीफो जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में नहीं डिस्क्लोज करता है, फीफो या एवरेज मेथड की तरह, ठीक है। एवरेज मेथड में भी ऐसा ही होता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर लिफो मेथड इज लोअर एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्स इनटू अकाउंट द राइजिंग ट्रेंड ऑफ द मटेरियल प्राइसेस। बोल रहा है कि प्रॉफिट कम क्यों दिख रहा है। देखो, प्रॉफिट कम कब दिखेगा, सेल प्राइस कॉस्ट अगर मेरा जितना ज्यादा होगा, मान लो मेरा अगर बिजनेस में लॉस नहीं हो रहा है, मतलब मेरा सेल प्राइस से कॉस्ट जो है, सेल प्राइस जो ज्यादा है कॉस्ट से, ठीक है। लेकिन मेरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो, प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर लिफो मेथड इज लोअर। प्रॉफिट कम कब दिखेगा, देखो, सेल प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट से तो ऑब्वियसली प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन प्रॉफिट कम कब दिखेगा, जब कॉस्ट जो है सेल प्राइस के आसपास ही होगा, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तभी ना मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 10 रुपीज है, ये 2 रुपीज है, तो प्रॉफिट 8 दिखेगा। ये 2 के जगह 3 हो गया तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, ये 4 हो गया तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर लिफो मेथड इज लोअर एज, क्यों इसमें लोअर क्यों दिखता है, बोल रहा है क्योंकि लेटेस्ट जो प्राइस है मार्केट में चल रहा है, अगर प्राइस राइज है तो लेटेस्ट प्राइस हाई होगा, हम लोग उस पे हमारा इशू प्राइस डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग लिफो फॉलो अगर करते हैं। तो एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्स इनटू अकाउंट द राइजिंग ट्रेंड ऑफ द मटेरियल प्राइसेस, ठीक है। क्योंकि राइजिंग प्राइस जो है मार्केट का ट्रेंड चल रहा है और हम लोग लिफो फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग का जो भी इशू प्राइस हो रहा है मटेरियल का वो हाई रेंज पे हो रहा है। इसी वजह से हम लोग का जो लिफो मेथड में क्या होता है, प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो लोअर होता है कंपेयर टू अदर मेथड लाइक फीफो और एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो ना, इसमें हमें सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा, जो कि छोटे छोटे एमसीक्यूज में भी कभी कभी पूछ लेता है ना, कि प्राइस अगर हाई रेंज पे है तो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सा हमें बेटर होगा, कौन सा में नहीं। तो ये वाले पैरा में तुम लोग को सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अगर प्राइस गिर रहा है तो वो भी लिख देते, ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइसेस प्रॉफिट इंक्रीजेस ड्यू टू profit increases due to lower material cost and finished goods approximate to market। देखो ये क्या लिखा है, अगर प्राइस जो है वो, हाँ मतलब राइजिंग की जगह फॉलिंग है, मतलब यहाँ पर जैसे इसका अगर ऑपोजिट लिख देते, ये 10 और 15 के जगह सपोज कि अगर ऐसा हो जाता, ये 15 और ये 10 हो जाता, ठीक है, यानी कि प्राइस जो है अगर कम होते जा रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, तब अगर हम लोग जो है लीफो फॉलो कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का इशू प्राइस क्या हो जाएगा, जो लेटेस्ट प्राइस है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 2000 ही अगर इशू करे सेम एग्जांपल के साथ, तो ये 10 यानी 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हो जाएगा हम लोग का 2000 इंटू यहाँ पर 15 यानी कि 30,000, ठीक है। और अगर हम लोग सेल वैल्यू वही फिक्स रखते हैं 40,000, तो इस केस में हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 40 माइनस 20, 20,000, ठीक है। जबकि यहाँ पर कितना हो रहा था 10,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000। तो वही बोल रहा है कि अगर प्राइस कम होते जा रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो यही लिखवाया मैंने, देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग फॉलिंग प्राइसेस प्रॉफिट इंक्रीज, मतलब
राइजिंग प्राइसेस में जो प्रॉफिट है फॉलिंग प्राइसेस में उससे ज्यादा होगा ड्यू टू लोअर मेटेरियल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मेटेरियल कॉस्ट कम हो रहा है, हम लोग लेटेस्ट प्राइस ही ले रहे हैं, क्योंकि मेटेरियल का प्राइस अगर गिरावट की तरफ है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग का जो इशू प्राइस है वो कम होगा, इशू प्राइस कम होगा तो कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू कम हो जाएगा। तो ड्यू टू लोअर मेटेरियल कॉस्ट एंड फिनिश्ड गुड्स अप्रोक्सीमेट टू मार्केट प्राइस, और फिनिश्ड गुड हम लोग का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स जो बनेगा वो मार्केट प्राइस के लिए अप्रोक्सीमेटली मार्केट प्राइस पे बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूरे मार्केट प्राइस पे ही बन रहा है फिनिश गुड्स, बट यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मार्केट प्राइस पे बनेगा। ठीक है, तो फॉलिंग प्राइस में हम लोग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा, चाहे हम लोग लीफो क्यों ना यूज कर रहे। तो सिर्फ लीफो से प्रॉफिट ज्यादा फीफो से कम ऐसा बात नहीं है, प्राइस का सिस्टम क्या, ट्रेंड क्या चल रहा है, फॉलिंग है कि राइजिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यूज ऑफ लीफो will iron out the fluctuation in profit। बोल रहा है कि अगर हम लोग लीफो यूज करते हैं तो प्रॉफिट में ज्यादा फ्लक्चुएशन होने का चांसेस नहीं होता है। ठीक है, यूज ऑफ लीफो विल आयरन आउट फ्लक्चुएशन, अगर प्रॉफिट में कोई फ्लक्चुएशन होने का चांसेस है तो उसे बाहर निकाल देता है, मतलब ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं करता है, प्रॉफिट को फ्लक्चुएट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी कंडीशन, मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तो लीफो विल सो करेक्ट प्रॉफिट एंड अवॉइड पेइंग हाई टैक्सेस। ठीक है, तो अगर राइजिंग प्राइस सिचुएशन है तो लीफो करेक्ट प्रॉफिट दिखाता है और हाई टैक्स पे करने को भी अवॉइड करता है, क्योंकि प्रॉफिट कम दिखेगा। ये देखो जो ये वाला था, प्रॉफिट कम दिखता है तो टैक्स कम देना पड़ता है, और अगर प्राइस राइज कर रहा है तो करेक्ट प्रॉफिट लीफो यूज करने से इसीलिए दिखता है क्योंकि हम लोग का जो स्टॉक बन के रेडी होता है उस पे लेटेस्ट प्राइस लगता है, इसी वजह से इसको बोला जा रहा है कि परफेक्ट होता है। जैसे कि ये वाला यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर भी था, ये कहीं पर तो था कि ये, हाँ, मैचिंग कॉस्ट, कॉस्ट और रेवेन्यू का सही मैचिंग होता है इसमें। ठीक है, अगर प्राइस राइज हो रहा है तो। ठीक है, तो इस पे जो भी पॉइंट लिखना था, इससे हमारा बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग जो है आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ लीफो हो गया, और प्राइसिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टॉक को वैल्यू करने के लिए लीफो का क्या क्या एडवांटेज है, उसके अंदर फीफो और एवरेज ये सारी चीज मैंने लिखवा दी है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग, it was found that actual stock level was different from clerical और कंप्यूटर रिकॉर्ड। ये दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर रिकॉर्ड। What can be possible reasons for such differences? How will you deal with such situation? देखो क्या बोल रहा है कि
एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग, मतलब जाके गोडाउन में स्टॉक को चेक करना, फिजिकली चेक करना, काउंट करना, देखना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फिजिकल स्टॉक टेकिंग जब हम लोग करें, मतलब जाके एक, मतलब खुद से देख के काउंट कर रहा है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं देख रहा है, कोई ट्रांजैक्शंस जो कि जर्नल लेजर ये सब नहीं देख रहे हैं, हम लोग जाके गोडाउन में चेक कर रहे हैं कि कितने सारे स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक टेकिंग बोला जाता है उसे। इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल स्टॉक लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम क्लैरिकल और कंप्यूटर रिकॉर्ड, मतलब जो हमारे पास रिटन में है, क्लैरिकल वर्क के थ्रू से जो हमें डिटेल्स मिल रहा है, या कंप्यूटर रिकॉर्डिंग्स जो हमें दिखा रहा है, उसके साथ फिजिकल स्टॉक टेकिंग का जो है डिफरेंसेस है। जैसे तुम लोग रिकंसिलिएशन कभी किए हो तो बीआरएस करते थे ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब एक ही पर्सन के पैसे जो कि बैंक अकाउंट में अलग दिख रहे हैं और अपने कैश बुक में अलग दिख रहे हैं, क्यों होता था? अलग अलग रीजन होता था ना, इसी वजह से जो है डिफरेंसेस दिखता था। जैसे मान लो किसी को चेक हम लोगों ने इशू किया, वो चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक इशू कर दिया तो हम लोगों ने अपने अकाउंट में, मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया कि हम लोगों ने चेक दे दिया, बट वो अगर चेक को डिपॉजिट नहीं करते बैंक में, तो बैंक से पैसा कट नहीं होगा। तो ये बहुत सारे रीजन से जहां पर जो है डिफरेंसेस दिखते थे। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि अगर हम लोग जाके गोडाउन में चेक कर रहे हैं, स्टॉक कुछ और है, जबकि हमारा कंप्यूटर रिकॉर्ड दिखा रहा है या क्लैरिकल रिकॉर्ड दिखा रहा है कि स्टॉक कुछ और है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन फॉर सच डिफरेंसेस, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाउ विल यू डील विथ सच सिचुएशन, हम लोग कैसे इस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा होने का अलग अलग चांसेस हो सकता है। जैसे मान लो कि ये, जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे देखो, ये है बुक्स, हम लोगों ने, मतलब जो बुक्स, मतलब क्लैरिकल जो भी काम होता है या फिर कंप्यूटर में हमें दिख रहा है कि 10 यूनिट स्टॉक है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो हो सकता है कि हमें दिखा कि 8 स्टॉक है, या फिर हो सकता है हमें दिख रहा है कि 12 स्टॉक है, मतलब 12 यूनिट है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कम भी दिख सकता है, ज्यादा भी दिख सकता है, ठीक है। हो सकता है 8 यूनिट दिखा, कम दिखा, हो सकता है ज्यादा दिख रहा है, जबकि जो नोट डाउन है वो गलत है, ठीक है। अब ये किस वजह से हो सकता है? बहुत सारे अलग अलग रीजन से हो सकता है। कम दिख रहा है तो हो सकता है कि हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन किया है, वो भी हो सकता है। मतलब जब हम लोगों ने कंप्यूटर रिकॉर्डिंग किया, मतलब जब क्लैरिकल वर्क हुआ, तब हो सकता है कुछ गलत हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए तो गलत हो रहा है, तो फिर से एक बार काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिकल एरर इनके तरफ से हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग गलत स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर एंट्री वगैरह गलत दिया गया, लेजर वेजर पोस्टिंग गलत हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब पॉसिबल डिफरेंसेस हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कुछ स्टॉक चोरी हो गया, जिसका कोई डिटेल्स हमें यहाँ पर नहीं पता चला, चोरी हो गया, उसके बाद हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन करने गए। तो ऐसे सब रीजंस हो सकते हैं। तो इसको, ये रीजंस हो गया, लिखवा देंगे। अब हमें इसको, इस सिचुएशन से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग अपने अगर मान लो बिन कार्ड में गलत लिखा हुआ है, स्टोर में जाके चेक कर रहे हैं, बिन कार्ड में गलत लिखा हुआ है, तो बिन कार्ड को हमें क्या कर लेना चाहिए? करेक्ट कर लेना चाहिए, काउंट वाउंट करके सही तरीके से, ठीक है। स्टोर लेजर को भी साथ ही साथ करेक्ट कर लेना चाहिए, वहां कुछ अगर हमें अपडेट करना पड़ेगा, जैसे हमें पता चल गया ना कि क्या गलती है, तो जहां गलती है उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जो भी लॉस हो रहा है, जैसे चोरी वगैरह हो गया, इस तरीके का लॉस को हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर देंगे, ठीक है। लॉस को कहाँ चार्ज करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग चार्ज कर देंगे। अब इसी चीज को हम लिखवा देते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे, पॉसिबल रीजंस फॉर डिफरेंस अराइजिंग आर। क्या क्या रीजंस है? पहला, रॉन्ग एंट्री मेड इन स्टोर लेजर अकाउंट और बिन कार्ड। तो या तो मतलब कंप्यूटर एंट्री गलत कर रखा गया है, या फिर हो सकता है कि बिन कार्ड में जो अपडेट है वो गलत है, मतलब बिन कार्ड में जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो गलती हो सकता है। हो सकता है कि अकाउंटेंट से गलत हो गया, हो सकता है स्टोर कीपर से गलत हो गया, ये एक रीजन हो सकता है कि मिसमैच दिख रहा है हमें। दूसरा,
materials placed in the wrong physical location in store, मतलब हो सकता है कि हमें किसी और स्टोर में कोई और मटेरियल रखना था, हम लोगों ने किसी और जगह पे और चीज को अनलोड करके रख दिया, ठीक है। मटेरियल कहीं और रखना था हम लोगों ने, मान लो हम लोग का 3-4 स्टोर है, हम लोगों ने जिस स्टोर में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन किया वहां जाके हमें कुछ गलत मिसमैच मिल रहा है। अब हो सकता है वहां पर ऐसे मटेरियल रखे हुए जो वहां पर रखना था ही नहीं, ठीक है, कहीं और रखना था। तो वही बोल रहा है मटेरियल भी मिसप्लेस हो सकता है, मटेरियल प्लेस्ड इन रॉन्ग फिजिकल लोकेशन इन स्टोर, स्टोर में गलत जगह पे मटेरियल को प्लेस कर दिया गया। इस वजह से काउंटिंग जब कर रहे हैं तब हमारे साथ क्लरिकल जो रिकॉर्ड है उसके साथ मैचअप नहीं हो रहा है। या फिर कुछ एरिथमेटिकल एरर हुआ है, मतलब एडलेस करते हुए कुछ गलत हुआ है, एरिथमेटिकल एरर्स इन कैलकुलेशन। लास्ट, मिस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक, मतलब चोरी वोरी हो जाना, ठीक है, या फिर अच्छे तरीके से नहीं देखा गया तो मतलब लॉस वगैरह हो गया जो कि बताया नहीं गया, तो फिर इसीलिए मिसमैच दिख रहा है, ये भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन ओवरहेड या हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में इसे चार्ज कर देंगे। स्टोर लेजर अकाउंट एंड द बीन कार्ड मस्ट बी एडजस्टेड। सबसे पहले इनको एडजस्ट कर देना पड़ेगा, एडलेस जो भी होगा उस बेसिस पे, ठीक है। एंड टैलिड विथ एक्चुअल स्टॉक, फिर एक्चुअल स्टॉक मतलब फिजिकली जो हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसके साथ टैली करके मतलब एग्जैक्ट जो दिख रहा है उसको हम लोग वहां पर अपडेट कर देंगे, बिन कार्ड में भी एज वेल एज स्टोर लेजर में भी, ठीक है। एक्चुअल स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ द स्टोर लेजर account must be and the value of the store ledger account must be reduced and value of inventory difference is charged to factory overhead or factory overhead account or production overhead account for stores losses, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने बोला वही वाला लिखवा दिया कि रॉन्ग एंट्री स्टोर लेजर पे या बिन कार्ड पे हो रहा है इसीलिए मिसमैच हो सकता है, मटेरियल गलत जगह पे प्लेस कर दिया हम लोगों ने स्टोर में तो उस वजह से हो सकता है, एरिथमेटिकल एरर्स के वजह से हो सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टॉक की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, स्टोर लेजर अकाउंट एंड बिन कार्ड मस्ट बी एडजस्टेड एंड टैलीड विद एक्चुअल स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ द स्टोर लेजर अकाउंट मस्ट बी रिड्यूस, अगर रिड्यूस करना है तो ठीक है, अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज, एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंस इज चार्ज्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। और जो डिफरेंस हो रहा है उसे हमें कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना पड़ेगा। अगर हमें क्या करना पड़ रहा है, मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, तो मतलब जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कम है, फिजिकल वेरिफिकेशन में देखा हम लोगों ने, तो जो भी लॉस है उसे हमें फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में चार्ज कर देना पड़ेगा फॉर स्टोर्स लॉसेस। अगर लॉस हुआ है, लॉस कब होगा, हम लोगों ने सोचा था 10 यूनिट है, जाके देखे हम लोगों के पास सिर्फ 8 यूनिट ही है, तो उस केस में लॉस होता है, ठीक है। तो अगर लॉस होगा तो हम लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद और एक क्वेश्चन है,
परपेचुअल इन्वेंट्री, ये वाला। राइट शॉर्ट नोट ऑन परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। कभी कभी ये पूछ लेता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इस पे हमें बताने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये भी लिखवा देते हैं, एडवांटेज क्या होता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है? परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि रियल टाइम में जब हम लोग इन्वेंट्री को अपडेट करते जाते हैं, ठीक है, रियल टाइम में जब हम लोग अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री को जो है अपडेट करते जाते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं, तब ये जो सिस्टम फॉलो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? जैसे मान लो ये स्टोर है, ठीक है, ये स्टोर से जब भी स्टॉक इन या स्टॉक आउट हो रहा है, स्टॉक इन या स्टॉक आउट हो रहा है, तो बिन कार्ड में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑन दैट मोमेंट ही अपडेट होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मतलब कंप्यूटर, जो क्लरिकल वर्क हो रहा है, ठीक है, जो क्लरिकल वर्क हो रहा है, यहाँ पर जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी साथ ही साथ जैसे स्टॉक इन हुआ तो प्लस, स्टॉक आउट हुआ तो माइनस, मतलब यहाँ पर भी इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब बिन कार्ड में तो रिकॉर्डिंग होगा ही, और इन आउट का रिकॉर्डिंग स्टोर लेजर में भी होगा, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए होगा, मतलब तुरंत होगा, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है परपेचुअल अकाउंटिंग, ठीक है। ऐसे करके जब हम लोग फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं परपेचुअल अकाउंट। मतलब नॉर्मली स्टोर लेजर पे क्या होता है, सारी चीजों का ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी 1 to 1 करके होगा। मतलब जैसे ही एक भी स्टॉक इन या आउट हुआ उसका रिकॉर्डिंग हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, मतलब हर दिन के एंड में, ठीक है, हर दिन, ऐसा नहीं कि हम लोग एक दिन का पूरा ट्रांजैक्शन का एक एंट्री दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग पूरे दिन में अगर 10 ट्रांजैक्शन है तो 10 ट्रांजैक्शन को ही मतलब अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है, एक बार में हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। इसको बोला जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। अब देखो इस पे हम लिखवा देते हैं क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स ए सिस्टम ऑफ records maintained by the stores in department. It in fact comprises of bin card, मतलब बिन कार्ड में भी होता है ना अपडेट, एंड स्टोर लेजर, ठीक है। क्या लिखा है देखो, इट रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है? मेंटेन्ड बाय द स्टोर, स्टोर में ये मेंटेन होता है इन डिपार्टमेंट, और इनफैक्ट कंप्राइजेस ऑफ, मतलब बिन कार्ड में भी, क्योंकि स्टोर में तो दो तरीके का यूज होता है ना, बिन कार्ड और स्टोर लेजर, दोनों चीज फॉलो होता है। तो ये देखो बिन कार्ड में भी अपडेट होगा एज वेल एज स्टोर लेजर में भी अपडेट होता जाएगा, ठीक है। इट इज यूजुअली checked by continuous stock taking, that is physical checking of perpetual records with actual stock continuously। इसका मतलब क्या है?
इट इज यूजुअली चेक्ड बाय कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने फिजिकल स्टॉक टेकिंग देखा ना, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस वे में स्टॉक टेकिंग चलता जाता है कि ऐड हुआ, लेस हुआ, तो बिन कार्ड में अपडेट हो रहा है, स्टोर लेजर में हो रहा है, साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता जाएगा। तो इट इज यूजुअली चेक्ड बाय कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, दैट इज फिजिकल चेकिंग एंड परपेचुअल रिकॉर्ड विद एक्चुअल स्टॉक कंटिन्यूअसली। मतलब दोनों चीज एक साथ होगा, हम लोगों को रिकॉर्डिंग भी करना है बिन कार्ड एज वेल एज स्टोर लेजर में, और साथ ही साथ फिजिकल चेकिंग भी करते जाना है, ठीक है। मतलब एक्चुअल स्टॉक और क्लरिकल वर्क दोनों चीजों को जो है हमेशा चेक करते हुए करना है, और इसको बोलते हैं परपेचुअल रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये ही प्रोसेस को परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे द सक्सेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। तो ये सिस्टम जो है सक्सेसफुल तभी होता है, किस किस रीजन से ये सिस्टम सक्सेसफुल हो सकता है। देखो, पहला, द स्टोर्स लेजर showing quantity and amount of each item. Point B, stock control card. Stock control card यानी कि बिन कार्ड, ठीक है। Point C, reconciling the quantity because, sorry, because नहीं, balances shown by A and B above। देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सक्सेसफुल कब होगा, ठीक है। अगर हम लोग स्टोर लेजर और मतलब बिन कार्ड मेंटेन कर रहे हैं और उसको रिकंसाइल भी कर रहे हैं, रिकंसाइल द क्वांटिटी बैलेंसेस। देखो, क्वांटिटी को ही रिकंसाइल कर सकते, जो अमाउंट है उसको रिकंसाइल नहीं कर सकते, क्योंकि बिन कार्ड क्वांटिटी को ही कंटेन करता है, स्टोर लेजर में भी क्वांटिटी होता है, लेकिन बिन कार्ड में अमाउंट नहीं होता है, मतलब क्वांटिटी इंटू रेट करके जो अमाउंट आता है वो नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग अमाउंट को रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बैलेंस को हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं। और ये अगर हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये हमें एक सक्सेसफुल परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे चेकिंग द फिजिकल बैलेंस checking the physical balances of a number of items every day systematically and by rotation। मतलब बोल रहा है कि हमें क्या करना है, हर एक आइटम का हर रोज, ठीक है, मतलब हर एक आइटम का हर रोज हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल बैलेंसेस चेक करना पड़ेगा। चेकिंग द फिजिकल बैलेंसेस ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स एवरी डे सिस्टमेटिकली एंड बाय रोटेशन। मतलब नंबर ऑफ आइटम्स के थ्रू से भी कर सकते हैं, एक एक आइटम करना ऐसा नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास 200 आइटम्स है, ठीक है, तो हम लोगों ने रोटेशन के साथ किया। जैसे मान लो पहले कर लिया 50 आइटम्स, फिर 50 आइटम्स, फिर 50 आइटम्स, इस तरीके से हम लोगों ने जो है रोटेशन के साथ, मतलब पार्ट बाय पार्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन तो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री में दोनों चीज एक साथ होता है, वही हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसका सिग्निफिकेंस वही है। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अगर कुछ डिफरेंसेस होता है, मतलब
डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, इफ एनी, या फिर डिफरेंसेस लिख दो, इफ एनी बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड बुक फिगर्स, ठीक है, अगर फिजिकल बैलेंस और जो रिटर्न है उसमें अगर कोई डिफरेंस मिलता है, आर इन्वेस्टिगेटेड, अगर कोई डिफरेंस मिलता है आर इन्वेस्टिगेटेड, वो हमें देखना पड़ेगा कुछ, अगर हमें कुछ डिफरेंसेस दिख रहा है कि नहीं। फिर अगर मिलता है देन हमें क्या करना है, मेकिंग करेक्टिव एंट्रीज वेयर कॉल्ड फॉर आफ्टर स्टेप ई, ठीक है, अगर हमें कुछ भी डिफरेंसेस मिलता है, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन और बुक्स में जो रिकॉर्डिंग है उसमें, तो हमें करेक्टिव एक्शंस यानी कि एंट्रीज के थ्रू से करेक्टिव एक्शंस ले लेने चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, रिमूविंग द कॉज, किस वजह से वह उस कॉज को रिमूव करने का कोशिश करना चाहिए, रिमूविंग द कॉजेस ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज रेफर्ड इन रेफर्ड टू स्टेप ई, ठीक है, स्टेप ई में मतलब यहाँ पर जो भी हमें डिफरेंसेस मिला उसका जो रीजन है उसको हमें फाइंड आउट करके उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करना चाहिए, तभी जाके हमें एक सक्सेसफुल जो है सक्सेसफुल परपिचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फॉलो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ जो है थियोरिटिकल था। अच्छा, इसका एडवांटेज, एडवांटेज बोला था, एडवांटेज भी लिखवा देते हैं, ठीक है, ये बाकी है, एडवांटेज भी लिखवा देते हैं और यही लास्ट है, और हमें थ्योरी कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेज, फिजिकल स्टॉक कैन बी काउंटेड एंड बुक बैलेंस book balances can be adjusted even before entire stock taking is डन, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, देखो, हम लोग जाके फिजिकली गोडाउन में या स्टोर में कहीं पर भी जहां हमारा स्टॉक है उसको फिजिकली काउंट करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टॉक भी हम लोग काउंट कर सकते हैं और बुक बैलेंस जो है उसको भी एडजस्ट करके हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं, मतलब लेजर में जो भी हमारा है उसका कैलकुलेशन करके, मतलब अरिथमेटिकली कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक टेकिंग मतलब जो फिजिकल काउंटिंग चल रहा है वो काउंटिंग कंप्लीट होने के पहले ही हम लोग ये बता सकते हैं, मतलब हम लोग का जो बैलेंस है, मतलब जो हम लोग का स्टोर लेजर या फिर बीन कार्ड में लिखा हुआ है उसको हम लोग बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके से मेंटेन करते हैं ना। तो फिजिकल स्टॉक कैन बी काउंटेड एंड बुक बैलेंसेस कैन बी एडजस्टेड इवन बिफोर एंटायर स्टॉक टेकिंग इज डन, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, हेल्प्स इन प्रिपरेशन of interim profit and loss account as stock figure are readily available.
ठीक है, क्योंकि स्टॉक टेकिंग काउंट होने के पहले ही हम लोग अपने बुक को बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, तो हम लोग इंटरिम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ऑन दैट मोमेंट हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरा रेडी होने के लिए, मतलब पूरा जो है काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे, इसके लिए हमें वेट करने का जरूरत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे डिस्क्रिपेंसीज कैन बी easily and easily can be easily corrected। जो भी मिसमैच होता है बहुत इजीली करेक्ट कर पाते, क्योंकि हमारे पास फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता जाता है, और उसके साथ साथ डे टू डे बेसिस पे स्टोर मतलब स्टोर्स पे बिन कार्ड और जो हम लोग का स्टोर लेजर है उस पे भी अपडेट होता जाता है, तो कुछ भी अगर डिफरेंसेस होता है तो उसे रेक्टिफाई करना काफी आसान होता है। फिर हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सरप्लस, अगर हमारे पास कोई सरप्लस रॉ मटेरियल है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉर्मेंट मतलब जिसका यूज नहीं होता है, बेकार में पड़ा हुआ है, तो वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्सोलेट मतलब जो टेक्नोलॉजिकल वजह से बैकडेटेड हो चुका है, जो कि लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा भी था। एंड स्लो मूविंग आइटम, ठीक है, और जो मतलब उतना यूज नहीं होता है, स्लो मूविंग आइटम या फिर मेटेरियल्स जो लिखोगे, ठीक है, ये सब हम लोग जो है इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर taking appropriate measures, appropriate measures to control them। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई ये कर पाएंगे क्या हमारे पास कोई सरप्लस मटेरियल है जिसका यूज अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट सरप्लस पड़ा हुआ है, तो उसका ध्यान रखना है, आगे जाके इसको परचेस नहीं करना है। कुछ डॉर्मेंट अगर है, कुछ ऑब्सोलेट है, कुछ स्लो मूविंग आइटम्स है या मटेरियल्स जो भी बोलो, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम लोग अप्रोप्रिएट जो है स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजों को कंट्रोल करें, क्योंकि इसमें तो कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया है, फालतू का पड़ा हुआ है, तो इसमें हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है इस पे इंक्लूडेड हो रखा है ना, तो ये हमारे लिए मतलब खराब है। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग का पैसा फंसा हुआ है, हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, तो ये सब चीज आइडेंटिफाई करेंगे तो फर्दर परचेस वगैरह ऐसी चीजों का नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ द वेरियस इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, वेरियस इन्वेंट्री लेवल का मतलब होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है, डेंजर स्टॉक लेवल, ये सब हम लोग फिक्स कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है, इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना हमारे पास कौन सा स्टॉक सरप्लस हुआ, कौन सा डॉर्मेंट है, कौन सा ऑब्सोल्यूट है, तो हम लोग कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा मतलब फास्ट मूविंग है, ये सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे हम लोग कौन से रॉ मटेरियल का कौन सा स्टॉक लेवल हमें मेंटेन करना चाहिए हमारे प्रोडक्शन के सिस्टम को देखते हुए, या प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, तो ये सारी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई अगर कर पाएंगे तो हम लोग अपना मतलब स्टॉक का लेवल जो कि मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, ये सारे स्टॉक लेवल को भी हम लोग इजीली जो है फिक्स कर पाते हैं कि कौन से रॉ मटेरियल का कौन सा स्टॉक लेवल हमें फॉलो करने से बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बस ये हम लोग का कुछ थियोरिटिकल नोट्स था जो हम लोग का जो है डायरेक्टली भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज वगैरह में भी काम आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ एमसीक्यूज है, तुम लोगों से पूछ लेते हैं, तो तुम लोग बताओ कि क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन से कॉस्ट में आता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट? हाँ बोलो। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में तो देखो, प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के होता है प्राइम कॉस्ट, है ना, सिर्फ मटेरियल से प्राइम कॉस्ट नहीं बनता है, तो फिर प्राइम कॉस्ट नहीं होगा, इतना हम बोल सकते हैं। अब बताओ कौन सा होगा? बोलो, डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है?
हाँ बोलो बोलो। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है, फिक्स तो होता नहीं है ये, और सेमी वेरिएबल भी नहीं होता है। हाँ, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल जरूर होता है, बट सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल से क्योंकि प्राइम कॉस्ट नहीं होता है, इसीलिए प्राइम कॉस्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन सा है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब है जब भी कोई फिनिश गुड्स बनाने जाते हैं सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में इन्वॉल्व होता है? मटेरियल में। मटेरियल, ठीक है। ये जब हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर जब स्टार्ट किए थे मटेरियल, तब मैंने पहला शायद वर्ड यही बोला था कि जब हम लोग फिनिश गुड्स बनाते वहां पर मटेरियल का कॉस्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इसीलिए जो है फॉर्मूला जैसे कि ईओ क्यू वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर सही हुआ है 2 का ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल? नॉर्मल लॉस मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है या फिर जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, पिलफेरेज, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्ब, लॉस ड्यू, बोला एक बार কোনটা? বি ডি ডি বি বি এটা মানে হচ্ছে তোমার চুরি হয়ে যাওয়া। ডি ম্যাম ডি ডি ডি, আচ্ছা ডি মানে বলছে লস ডিউ টু কেয়ারলেস হ্যান্ডলিং অফ মেটেরিয়াল, মানে আমি ভালো করে মেটেরিয়ালটাকে ম্যানেজ করিনি, কিন্তু এটা তো আমি চাইলে ম্যানেজ করতে পারতাম না, মানে এটা তো অ্যাবনর্মাল হলো। I'm lost due to breaking of bulb. हाँ मतलब ये देखो, ये वाला क्यों नहीं होगा? देखो एक्सीडेंट जैसे क्या, एक्सीडेंट मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो एक्सीडेंट, अब यहाँ पर तो बोला नहीं है, आग लग सकता है या फिर एक्सीडेंट हो गया, जैसे जिस गाड़ी में मटेरियल आ रहा था उसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस, जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए नहीं है, ये चोरी है इसीलिए ये एबनॉर्मल लॉस है। डी जो है ये क्या हो रहा है? ये मिसमैनेजमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है, तो ये कंट्रोलेबल है ना। हम लोग अगर सही से मैनेज करेंगे तो नहीं होगा, तो ये भी एबनॉर्मल लॉस। और इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि एक बहुत मतलब बड़े से जगह पे जहां मटेरियल था वहां पर जो है थोड़ा सा टूट गया, ठीक है, ब्रेकेज हो गया, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, मतलब जो जहां पर बहुत बड़े कंटेनर में मान लो था, जहां पर थोड़ा टूट फूट हो गया इस वजह से जो मटेरियल गिर गया, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर बल्क में मटेरियल है तो थोड़ा मोड़ा क्या होता है, टूट फूट जाता है, ब्रेकेज हो जाता है। तो देखो ब्रेकेज जो है, ब्रेकेज, स्पॉइलेज, ये सब ना एबनॉर्मल भी होता है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो हम लोग इसे नॉर्मल लॉस भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा होता है तो उसे एबनॉर्मल बोलते हैं। जैसे मान लो लीकेज, ठीक है, तो लीकेज जो है, लीकेज हमेशा देखोगे जिनका ऑयल टाइप ऑफ चीजों का बिजनेस है या फिर ऑयल का है, तो उनका ना लीकेज थोड़ा बहुत हो जाता है, पैकेटिंग वगैरह में हो जाता है। तो छोटा मोटा लीकेज होता है ना तो वो नॉर्मली माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है तब उसे एबनॉर्मल मानते हैं। तो लीकेज मतलब ही या ब्रेकेज मतलब ही नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे कुछ चीजों को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे पिलफेरेज यानी चोरी हो जाना, तो ये तो एबनॉर्मल ही है, लेकिन ब्रेकेज, अब ब्रेकेज अगर कुछ नॉर्मल रीजन से हुआ है तो वो नॉर्मल लॉस में ही आएगा, और अगर एबनॉर्मल रीजन से हुआ है तो एबनॉर्मल। अब देखो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, इसलिए आंसर ये वाला होगा। और वैसे भी इसका मतलब हो रहा है कि बड़े से जगह पे मटेरियल था जो थोड़ा सा टूट गया, ठीक है, मतलब ब्रेकिंग होने की वजह से जो है लॉस हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट ये पॉइंट सी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट ऑफ लैग बिहाइंड द करेंट इकोनॉमिक वैल्यूज, बोलो कौन सा होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ये कौन से मेथड्स में बोल रहा है कॉस्ट लैग बिहाइंड करेंट इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब करेंटली जो वैल्यू चल रहा है रॉ मटेरियल का वो पीछे रह जाता है। FIFO। FIFO, ठीक है, आज ही हम लोगों ने किया ना, जो करंट जो हम लोग का प्राइस चल रहा है, करंट इकोनॉमिक वैल्यू है, वो छूट जाता है, लैग हो जाता है, वो छूट जाता है, क्योंकि हम लोग FIFO फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया, मतलब पुरानी चीजों से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहा है कि ये FIFO होगा, ठीक है। ये FIFO होगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लैग का मतलब छूट जाना, ठीक है, मतलब गैप भी बोल सकते हो, लैग है ना, छूट जाना। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, आज ही पढ़ा, बोलो एनुअल स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल, एबीसी एनालिसिस, बिन कार्ड, आज ही तो पढ़ा, अभी तो पढ़ा। मैम बिन
बीन कट, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, मतलब अभी तो पढ़ा। बीन कार्ड में क्या होता है, बीन कार्ड में स्टोर में जो स्टोर कीपर रहते हैं उनको एक कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है। उस कार्ड में क्वांटिटी का कॉलम रहता है, रेट का कॉलम रहता है, लेकिन उनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, वो स्टॉक जो आया जो गया उसका रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, कंटिन्यूअसली स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, बोलो कौन सा होगा। परपेचुअल इन्वेंटरी। परपेचुअल, अभी अभी पढ़ा ना, ये देखो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, एक कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, ये देखो इट इज यूजुअली चेक्ड बाय कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, मतलब हमेशा होते जाता है, मतलब एक एक स्टॉक पे होता है, ठीक है। छोटा ऐसा नहीं है कि 5-6 स्टॉक इन आउट हो गया उसके बाद हम लोगों ने एक एंट्री डाल दिया, ऐसा नहीं होता है, नेट करके कोई एंट्री नहीं होता है, कंटिन्यूअसली जितने सारे स्टॉक इन स्टॉक आउट होंगे होते जाते हैं, ये देखो दैट इज फिजिकल स्टॉक, मतलब फिजिकल चेकिंग ऑफ परपेचुअल रिकॉर्ड्स विद एक्चुअल स्टॉक टेकिंग, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रहा है एक्चुअल स्टॉक टेकिंग के साथ साथ, इसीलिए परपेचुअल इन्वेंट्री को कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो 5 का बी हो गया। अच्छा 6th नंबर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इश्यूज ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से डिटरमाइन किया गया है, इस रेट पे हम लोग अपना जो रॉ मटेरियल इशू करते हैं उसका प्राइस डिफाइन करते हैं, कौन से मेथड पे, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, बोलो कौन सा आंसर होगा इसमें से। देखो ये जो इशू का जो भी मेथड पढ़ा था उसमें क्या हम लोगों ने मार्केट प्राइस और इन्फ्लेटेड प्राइस कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये दोनों जरूर पढ़ा है, तो आंसर ये दोनों में से कोई एक होगा। अब बोल रहा है कि प्री, हाँ स्टैंडर्ड होगा, प्री डिटरमाइंड जो है तुम लोग याद करो, हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था ना, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड ऐसा है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड जो है वो हमें गिवन होता है उस पे करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब पहले से हम लोग एक प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हैं उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड पे नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड होगा, 6 नंबर का बी हो जाएगा। अच्छा 7th का देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, which when material price fluctuated widely, मतलब जो मार्केट में मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं उसका प्राइस जो है बहुत बार फ्लक्चुएट हो रहा है, द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव्स एब्सर्ड रिजल्ट, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, कौन से वाले मेथड से बोल रहा है, सिंपल एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस, मूविंग एवरेज प्राइस, इन्फ्लेटेड प्राइस, ठीक है। तो ये इसका तो मूविंग एवरेज मैंने दिखाया था, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, तो ये हम बता देते हैं क्या होगा। देखो अगर हम लोग का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो सबसे खराब रिजल्ट, मतलब सबसे एब्सर्ड रिजल्ट जो है ये सिंपल एवरेज देता है, ठीक है। ये मतलब कैलकुलेट करके देखने से तुम लोग को पता चलेगा, जैसे हम लोग लीफो का एग्जांपल आज देखें ना, तो फिलहाल के लिए याद रखो कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में सबसे खराब है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है, ये वाला सबसे खराब रिजल्ट देता है, 7th का ए, ठीक है। अच्छा अब 8th नंबर देखो, when price fluctuate widely, ठीक है। अच्छा फिर वैसे ही दिया है, the method that will smooth out the effect of fluctuation, सबसे मतलब अच्छा इफेक्ट कौन सा वाला मेथड देता है, बोलो सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा वाला देता है अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब राइजिंग या फॉलिंग नहीं है, वो तो एक ट्रेंड है कि प्राइस बढ़े ही जा रहा है, प्राइस घटे ही जा रहा है, लेकिन फ्लक्चुएट अगर हो रहा है तो मतलब सबसे स्मूथ रिजल्ट कौन सा दे, हाँ एक बार बोलो ठीक बोल चिल्ले, हाँ वेटेड एवरेज जो है सबसे अच्छा जो है इम्पैक्ट देता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। और अगर सिर्फ प्राइस जो है राइजिंग है तो हम लोग का लीफो होना चाहिए, अगर फॉलिंग है तो फीफो होना चाहिए, है ना। तो फिर ये देखो यहाँ पर ये दो चीज थोड़ा सा याद रख लो कि इसका भी कैलकुलेशन करके तुम लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर फ्लक्चुएट वाइडली है तो सबसे खराब देगा सिंपल एवरेज, सबसे अच्छा देगा वेटेड एवरेज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द एफएसएन सिस्टम, एफएसएन सिस्टम याद है हम लोग जब पढ़े थे, एबीसी सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, एफएसएन सिस्टम, ठीक है, फास्ट स्लो, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, है ना,
FSN का मतलब अंडर द FSN सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, frequency of usage of item of inventory, critically of the item of inventory for production, value of item of inventory। किस बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते थे? तो मैंने बताया, देखो, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, इस बेसिस पे क्लासिफाई होता था। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? अब ये कौन सा आइटम कितना मूव कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? कितना यूज हो रहा है उसी पे ना। अगर कोई आइटम यूज ही नहीं होता है तो वो तो स्लो मूविंग होगा, और सॉरी नॉन मूविंग होगा। कोई कम यूज होता है तो स्लो मूविंग होगा, कोई सबसे ज्यादा यूज होता है तो फास्ट मूविंग होगा। तो क्लासिफिकेशन इन चारों में से कौन से बेसिस पे किया गया होगा? सीक्वेंस ऑफ यूजेस ऑफ आइटम इन्वेंटरी। हाँ हाँ, ये वाला सही बात। ठीक है, देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज ऑफ आइटम, कितना बार यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उसका मूवमेंट डिपेंड कर रहा है। बार बार यूज कर रहे हैं तो फास्ट मूवमेंट फास्ट है, ठीक है। यूज करते ही नहीं है तो नॉन मूविंग हो गया। थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो स्लो मूविंग। वॉल्यूम पे नहीं, क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता है, वो तो एबीसी एनालिसिस है ना। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि जितना सस्ता चीज है वो उतना ज्यादा यूज होता है, वो एबीसी एनालिसिस था। तो ये फ्रीक्वेंसी, कितने बार यूज करते हैं उसके ऊपर मूवमेंट डिपेंड करता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट है यही वाला 10th नंबर। form used for making a formal request to the purchasing department to purchase material is। ठीक है, अगर हम लोग कोई फॉर्म यूज कर रहे हैं किस लिए? ताकि हम लोग एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है रेडी कर पाए परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए, टू परचेज मेटेरियल। ठीक है, हमें मेटेरियल परचेज करना है तो परचेजिंग डिपार्टमेंट को हम लोग एक फॉर्म फिलअप करके उनको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो उस फॉर्म का नाम या फिर उस रिक्वेस्ट का नाम क्या होगा? मेटेरियल ट्रांसफर नोट, परचेस रिक्विजिशन नोट, बिल्स ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट। बोलो कौन सा आंसर होगा? मेटेरियल हाँ, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट बोल रहे हो? नहीं, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं होगा, परचेज रिक्विजिशन नोट होगा। परचेज, ठीक है। देखो हम बता रहे क्यों नहीं होगा। देखो, ट्रांसफर, परचेस होगा ना, ट्रांसफर तो नहीं होगा। देखो, ट्रांसफर का तो बात नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को मेटेरियल चाहिए, हम लोग अपने परचेसिंग डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि हमें मेटेरियल चाहिए। तो वो बोलेंगे भाई ओरली बोलने से नहीं होता है, सारी चीजों को लिख के दो। तो वो लिख के देंगे, ठीक है, कि एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लिख के देंगे कि ये मेटेरियल इतना इतना चाहिए, तो लिख के भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो रिक्वेजिशन नोट तो होगा। अब रिक्वेजिशन नोट दो जगह पे है, एक है मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट, एक है परचेज। तो मेटेरियल भेज, ये कौन बनाता है बताओ? परचेज रिक्वेजिशन नोट तो परचेज डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, तो जो रिक्वेजिशन नोट है वो परचेज रिक्वेजिशन नोट है, परचेज के रिक्वेस्ट के लिए भेज रहे हैं, इसलिए इसका आंसर तो बी होगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट कौन भेजता है, कौन किसको भेजता है? बोलो, ये लास्ट दिन ही हम लोगों ने लिखा ना, कॉपी देख के ही बता दो, मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट कौन किसको भेजता है? बोलो, मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट कौन किसको भेजेगा? मेटेरियल का रिक्वेस्ट कौन किसको भेजेगा? बोलो, ये तो लास्ट दिन ही हम लोगों ने लिखा। मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट कौन किसको भेजेगा? ये देखो मैंने यहाँ पर दिखाया था, मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट कौन किसको भेजेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट को, कि मुझे मेटेरियल दो, प्रोडक्शन के लिए मुझे ये वाला मेटेरियल चाहिए। तो मेटेरियल रिक्वेजिशन नोट इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है। मेटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। और किसको सेंड करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना के स्टोर वाले को सेंड करेगा, तभी तो जो है वो फिर मेटेरियल भेजेगा ना। और परचेज रिक्विजिशन नोट कौन बना रहा है? ये बना रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही, ये स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा, ये स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा कि स्टोर में ये मेटेरियल खत्म हो गया तो परचेज करना पड़ेगा, स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा। और किसको भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है, तो वो होता है परचेज रिक्वेजिशन नोट, ये होता है मेटेरियल। और बिल ऑफ मेटेरियल मतलब जो मेटेरियल हमें चाहिए अपने फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने जो लिस्ट डाउन किया है डिटेल्स का, मतलब इंग्रेडिएंट्स का, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी हमें आइटम्स चाहिए, लिस्ट ऑफ मेटेरियल। अब उसका प्राइजेस भी लिख लेते हैं,
तो उसे हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार हम लोगों से पूछ लिया जाता है या फिर छोटे मोटे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन के साथ, एक न्यूमेरिकल के साथ एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखवाया मैंने, ज्यादा कुछ नहीं लिखवाया। ठीक है, तो ये तुम लोग थोड़ा सा गो थ्रू करो। आज हम लोग इतना ही करते हैं और नया कुछ नहीं स्टार्ट कर रहे। ठीक है, नया स्टार्ट करने से उतना टाइम भी नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया जो है लेबर। ठीक है, लेबर कॉस्टिंग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। आज फिर इतना ही करते हैं। हेलो मैम।